नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 71 का सॉल्यूशन। आइए देखते हैं एक करके। आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है मॉक टेस्ट का वो ये है कि एक स्कूल का जो शिक्षक है वो हर बार हमको ये कह रहा है कि हमें राष्ट्रगान बजा जाने पर है ना छात्रों को बोलता है कि आपको एक सावधान की पोजीशन में खड़ा होना है, या एक तरीके से हमको राष्ट्रगान के सम्मान की बात कर रहे हैं वो। तो ये वाली बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में लिखी हुई है कि हमें हमारे राष्ट्रगान नेशनल जो एंथम है उसका सम्मान करना चाहिए। तो देखो दोस्तों क्या कहानी, एक छोटी सी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ज़रा क्या कहानी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है 22 भाग है, उसमें से आपको पता हो जो पार्ट नंबर 4 है उसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के है ना नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, जो गवर्नमेंट को ये बताता है कि आपको किस तरीके से शासन करना। शॉर्ट में इसको अपन बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अच्छा, और जो पार्ट 5 है हमारे संविधान का भाग 5 है वो आपको पता है हमारे संघीय सरकार की बात करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता है, फेडरल गवर्नमेंट की बात करता है ना। फेडरल गवर्नमेंट जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है, कैसे शासन होगा उसकी बात करता है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव सिस्टम की बात करता है। आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, चाहे आप आर्टिकल में देखो चाहे संविधान के किसी भाग में देखो, अगर किसी भी आर्टिकल के पीछे या संविधान के किसी भी भाग के पीछे कैपिटल लेटर में ए बी सी इस तरह से आपको मिल जाए कैपिटल लेटर में, तो याद रखना वो चीज हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, उसको हमने कभी न कभी जोड़ा है। सेम टू सेम वैसी है कुछ कहानी है। एक्चुअल में पार्ट 4 और पार्ट 5 के बीच में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने एक नया पार्ट जोड़ा और उस पार्ट का नाम रखा पार्ट 4A, एक नया पूरा भाग जोड़ दिया। तो अब ये जो पार्ट 4A है इसका नाम क्या है? तो दोस्तों हमारे संविधान का जो पार्ट 4A है उसका नाम है मौलिक कर्तव्य। अधिकार नहीं, अधिकार तो पार्ट 3 है, ये है मौलिक कर्तव्य। बोले तो इंग्लिश में बोले तो जो हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटीज होती है। अब ड्यूटीज कर्तव्य किसके प्रति? देश के प्रति। भाई हमें देश इतना कुछ दे रहा है, हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार दे रहा है, ठीक है, हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार दे रहा है, इतनी सारी चीजें दे रहा है, तो हम लोगों की भी तो जिम्मेदारी बनती है ना हमारे देश के प्रति। तो एक व्यक्ति के, एक नागरिक की अपने देश के प्रति क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्या उसका कर्तव्य होना चाहिए, इन सब बातों को हमने ऐड किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। वो पार्ट है पार्ट 4A जिसका नाम है मौलिक कर्तव्य। देखो दोस्तों अब इसको जोड़ा है तो हमने 100% संविधान में कभी न कभी संशोधन किया होगा। बिल्कुल दोस्तों, जो 42nd नंबर का आपका संविधान संशोधन था है ना, जो 42nd नंबर का आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्या था, अमेंडमेंट था, जो 42वां आपका संविधान संशोधन था, कब हुआ था? 1976 के अंदर, है ना। इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर बहुत सी चीजें जोड़ी थी, उनमें से एक अगर मैं आपको बोलूं तो हमने मौलिक कर्तव्य नाम का पार्ट 4A भी जोड़ा, जिसके तहत हमने बोला शुरुआत में कि प्रत्येक व्यक्ति के 10 कर्तव्य होने चाहिए। इसको हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा। किसकी सिफारिश पर? तो दोस्तों एक कमेटी बनाई थी, उसने ये सुझाए थे कि प्रत्येक व्यक्ति के 10 कर्तव्य देश के प्रति होने चाहिए, और उनका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह। तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और ये हमने कॉन्सेप्ट कहां से चुराया कि देश के लोगों का भी देश के प्रति कुछ कर्तव्य होना चाहिए। यह कॉन्सेप्ट हमने चुराया USSR, बोले तो सोवियत संघ, जिसको आज हम रूस के नाम से जानते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? सोवियत संघ से। और जो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज बनाई वो कौन सी कमेटी की सिफारिश पर, या कौन सी कमेटी की सिफारिश पर इन मौलिक कर्तव्यों को हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से 1976 में। लेकिन दोस्तों जब जोड़े तब कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10। लेकिन बाद में अगर आज की तारीख में आपसे पूछे हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य? दोस्तों 11। इसका मतलब एक को हमने फिर कभी न कभी क्या किया है? जोड़ा है। एक मौलिक कर्तव्य हमने फिर कभी न कभी क्या किया है दोस्तों? जोड़ा है। बिल्कुल एक कभी न कभी जोड़ा है। तो आज की तारीख में अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो दोस्तों आज की तारीख में टोटल अगर पूछा जाए तो 11 मौलिक कर्तव्य। कितने हैं दोस्तों? आज की तारीख में 11 मौलिक कर्तव्य। कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो जब जोड़े तब 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 10, अब कितना है दोस्तों? 11। तो इसका मतलब इस एक को भी बाद में हमने कभी न कभी जोड़ा। बिल्कुल दोस्तों, इस एक को हमने जोड़ा, जो आखिरी हमारा मौलिक कर्तव्य है 11वें नंबर का, इसको जोड़ा 86th, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, CA मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। और ये 11वां मौलिक कर्तव्य था कि हमारे यहां जितने भी ऐसे बच्चे हों जिनकी 6 से 14 वर्ष के बीच की क्या हो, उम्र हो, है ना, प्रत्येक उस बच्चे को शिक्षा का अवसर दिया जाना चाहिए। ये माता पिता की क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी है।
अब आप बोलो सर इसमें देश के प्रति क्या करते हुए, अरे अगर वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा लिखेगा तभी तो देश के लिए बच्चा बड़ा होकर कुछ ना कुछ करने लायक बनेगा। तो इससे अच्छा पहले ही माँ बाप की ड्यूटी बनती है ना कि आप उस व्यक्ति को इस लायक बनाओ। तो अब मैं कुल मिला के क्या कहना चाह रहा हूं, आज की तारीख में हमारे संविधान में अगर आपसे पूछा जाए कितने मौलिक कर्तव्य, तो दोस्तों 11। कौन से भाग में, तो आप बोलोगे सर ये 11 जो मौलिक कर्तव्य है ये एक्चुअल में भाग 4 ए में है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 ए में। उसमें अगर आर्टिकल पूछे कौन सा है, तो दोस्तों उसमें एक ही आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 51 ए। आर्टिकल 51 ए के अंदर दोस्तों कितने 11 मौलिक कर्तव्य, कितने मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य है ना। 11 फंडामेंटल क्या है दोस्तों, ड्यूटीज है। उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, तो उनको रिप्रेजेंट किया गया सारे के सारे याद रखना, सबके सब किसके अंदर है 51 ए में। कैसे 51 ए में, जैसे सबसे पहला मॉडल कर्तव्य वो है 51 ए का ए, दूसरा है 51 ए का बी, तीसरा है 51 ए का सी, समझ रहे हो 51 ए का ए बी सी डी, इस तरह से 11वां जो आखिरी होगा वो कौन से नंबर पे होगा, वो होगा 51 ए में, लेकिन कहां पर बताओ, के अंदर। आओ एक एक करके मैं आपको बताता हूं कौन कौन से हैं, जैसे थोड़ा टाइम वेस्ट ना हो इससे अच्छा मैंने पहले कुछ आपके मौलिक कर्तव्य यहाँ पे लिख दिए। जैसे 51 के ए के अंदर बताओ, जो पहला मौलिक कर्तव्य हमारा वो ये हमें सिखाता है कि हमें हम भारत के प्रत्येक नागरिक को ये बोलता है कि आपका संविधान, आपका ये कर्तव्य है कि आप अपने संविधान का क्या करो, पालन करो। राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का भी हमें क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और यही तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा था कि हमें राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, ये वाली बात हमारे मौलिक कर्तव्य में, किस मौलिक कर्तव्य में? तो ये तो सबको पता है कि सारे सारे मौलिक कर्तव्य 51 ए में हैं, लेकिन 51 ए में भी राष्ट्रगान के सम्मान की बात या राष्ट्र ध्वज के सम्मान की बात या हमें हमारे संविधान का पालन करना चाहिए, ये वाली बात किसमें लिखी हुई है, तो 51 ए के भी पहले ही फंडामेंटल ड्यूटी में जो है 51 ए का क्या ए। अगर कभी आपसे पूछता है 51 बी ए के बी में क्या है, तो दोस्तों उसमें हमें बताया गया है कि हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने हेतु बहुत से लोगों ने अपने प्राणों का त्याग किया, तो उन लोगों के संघर्षों को हमें दिमाग में याद रखना है और उनकी हमेशा क्या करनी है, हमें वैल्यू करनी है। तो स्वतंत्रता हेतु राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले जो महान आदर्श व्यक्ति है, उनको जो विचार है, उनको हमें हमेशा संजो के रखना है। अगर पूछता जो हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है 51 ए का सी, वो क्या बताता है, वो हमें बताता है कि हमें भारत की संप्रभुता, सोवर्निटी, समझ रहे हो, एक तरीके से एकता और अखंडता, यूनिटी को क्या करना है बताओ, बरकरार रखना है। सोवर्निटी और आपका यूनिटी और फ्रेटर्निटी को एक तरीके, सोवर्निटी और यूनिटी और आप एक तरीके से कह सकते हो बताओ जो इंटीग्रिटी है वो एक तरीके से हमें क्या करनी है बताओ, है ना, बना के रखनी है। ये 3 वर्ड आप अगर आपने पॉलिटी पढ़ी हो तो आपको प्रस्तावना में भी मिल जाएंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में भी मिल जाएंगे। और अगर पूछे ये 3 वर्ड हमारे मौलिक कर्तव्य में, हाँ बिल्कुल है, मौलिक कर्तव्य में कहां पर है, तो तीसरे मौलिक कर्तव्य में। जबकि 51 ए का डी चौथा मौलिक कर्तव्य में क्या सिखाता है, हमें ये बताता है क्या कि हमें देश की रक्षा करनी चाहिए। कब, जब भी कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि देश पर किसी ने हमला कर दिया हो और हमें जरूरत है कि और भी सेना कम पड़ रही हो, तो आम इंसानों को भी अपने देश की रक्षा हेतु हमेशा क्या रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। ये वाली बात कौन सिखाता है, 51 ए का डी चौथा मौलिक कर्तव्य। जबकि 5वां मौलिक कर्तव्य हमें सिखाता है कि हमें आपस में सब भाईचारे से रहना चाहिए, बंधुत्व, मतलब एक तरीके से फ्रेटर्निटी को, भातृत्व को, एक बंधुता को क्या देना चाहिए, बढ़ावा। तो याद रखना ये बंधुता वाला कॉन्सेप्ट कभी पूछे तो ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, 5वां। और इसी में एक बात और कही गई है कि हमें महिलाओं का क्या करना चाहिए दोस्तों, सम्मान करना चाहिए। यहां से बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है किसी भी, तो आपको इस सीक्वेंस में हमेशा याद रखना है कितने टोटल 11, इसमें से शुरू के 5 तो आपको लगातार याद रखने ही रखने हैं। उसके अलावा आप याद रख सकते हो 8वें नंबर का जो मौलिक कर्तव्य जिसको अपन एच के नाम से जानते हैं, 51 ए का एच, उसमें ये बताया गया है कि हमें उस सोच को बढ़ावा देना चाहिए। कौन सी सोच को, जो साइंटिफिक हमारी अप्रोच होती है, जो हमारा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है चीजों को देखने का, उस चीज को क्या दो, बढ़ावा दो। उसके बाद जो हमारा आपका 9वां मौलिक कर्तव्य है वो हमें यह सिखाता है क्या, कि हमें जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, सार्वजनिक संपत्ति मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी, उसकी रक्षा करनी चाहिए और हिंसा से क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। उसके बाद सीधा आपको याद रखना आखिरी वाला जो 11th नंबर का आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, जो मैंने अभी आपको बताया, जो मूल संविधान में नहीं था, इसको तो बाद में जोड़ा है। कब जोड़ा है, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 2002 में। क्या, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को क्या देना चाहिए, शिक्षा के पर्याप्त अवसर हमें देने चाहिए। तो अब मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो हमें राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, ये बात किसमें लिखी हुई है, तो 51 ए तो बच्चों को पता है, लेकिन उसमें भी किसमें, सबसे पहले में, तो 51 ए का भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 51 ए का भी क्या हो जाएगा, ए। बोलो क्लियर है क्या, डन है क्या? तो मैं उम्मीद करता हूं उसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि आपके सामने एक कानून है, एक एक्ट है जिसका नाम है MRTP। तो बोला इस MRTP एक्ट से संबंधित कौन कौन सी बातें सही है, कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, वो आप हमें बताइए। देखो दोस्तों, क्या है MRTP एक्ट, ये एक तरह का कानून था जिसमें ऐसा ना हो कि देश की संपत्ति पर कुछ पर्टिकुलर लोगों का ही क्या हो जाए बताओ, मालिकाना हक हो जाए, या देश के संसाधनों पर उनका ही केवल हक हो जाए, मोनोपोली ना हो।
तो मोनोपोली ना हो इसके लिए कानून बनाया जाए, और खास करके कोई ऐसी कंपनी जो ऐसी चीजें ना बनाए जो एक स्वस्थ समाज, स्वस्थ देश के लिए या किसी भी तरीके से हानिकारक हो कंट्री के लिए, तो ऐसी चीजों का वो प्रोडक्शन ना करे। तो ऐसी चीजों का प्रोडक्शन ना करे और मोनोपोली जैसी स्थिति ना हो किसी भी सेक्टर के अंदर, उस चीज के लिए एक कानून लाया गया दोस्तों, कब? 1969 में। और फिर उसी कानून में कुछ सुधार करके इस कानून को नए सिरे से लाया गया 2002 में। तो अब इसमें बोल रखा है कि बताओ ये जो कानून जिसको शॉर्ट में अपन MRTP के नाम से जानते हैं, बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो MRTP के पहले तो फुल फॉर्म देख लो, बिल्कुल सही है, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड, है ना, प्रैक्टिसेस एक्ट वाज रिप्लेस्ड बाय द कंपटीशन एक्ट 2002। बिल्कुल एकदम सही है। सबसे पहले MRTP एक्ट लाया गया था 2002 में, फिर इसी में कुछ चीजों को सुधार करके और लाया गया कब? 2000। सबसे पहले कानून आया 1969 में, फिर इसमें कुछ चीजें सुधारात्मक करके इसको लाया गया 2002 में। तो ये तो एकदम परफेक्ट है, सही है। एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार, है ना, या एक तरीके से उसमें जो होने वाली प्रतिस्पर्धा है उसको रोकने के लिए जो एक अधिनियम लाया गया है वो 2002 में लाया गया था। इसको किसके द्वारा रिप्लेस किया गया था? जो MRTP 1969 में आया था उसको रिप्लेस किया गया 2002 के कानून द्वारा। तो ये स्टेटमेंट सही है हिंदी में अगर देखें तो। फिर सेकंड स्टेटमेंट, द एसेट लिमिट फॉर MRTP कंपनी वाज फिक्स्ड एट 25 करोड़। नहीं, ऐसा कोई लिमिट इसके अंदर कुछ है नहीं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। आखिरी, द मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट वाज फर्स्ट पास्ड इन 1969। बिल्कुल, ये जो MRTP एक्ट आया था, जो मोनोपोलीज और कुछ प्रतिबंध, जिन चीजों पर प्रतिबंध है उसका उत्पादन ना करे कुछ कंपनी, तो उसको लेकर जो कानून लाया गया, तो पहली बार ये कानून लाया गया था 1969 में। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट एकदम सही है। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 3 ए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्या क्वेश्चन हमें सिखाता है, आओ देखते हैं। देखो दोस्तों, अगला बोल रहा है कि मुंडारी भाषा भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंदर बोली जाती है? तो दोस्तों ये कोटा नहीं, इसको काट के इसको अपने वर्ड बोलना, क्या है? छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार? छोटा नागपुर का पठार। तो आपको पता ही है, अगर आपने ज्योग्राफी वगैरह पढ़ी होगी, आपके सर आपको पढ़ा रहे हैं, तो छोटा नागपुर का जो पठार है दोस्तों, ये छोटा नागपुर का पठार भारत के किस इलाके को बोलते हैं? तो छोटा नागपुर का जो पठारी एरिया है उसमें लगभग आपका आ जाता है, क्या आ जाता है? झारखंड का इलाका आ जाता है, आपका उड़ीसा का इलाका आ जाता है, और थोड़ा सा उड़ीसा बॉर्डर वाला इधर वाला क्या आ जाता है? आपका छत्तीसगढ़ वाला बेल्ट आ जाता है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, इस क्षेत्र के अंदर एक जनजाति रहती है, एक जनजाति के लोग रहते हैं जिसका नाम है मुंडा। अगर आपने एक फेमस लीडर का नाम सुना हो, बिरसा मुंडा, नाम सुना है क्या? तो वो यहीं के रहने वाले थे, है ना, तो बिरसा मुंडा। तो यहां पर एक मुंडा नहीं, मुंडा, तो मुंडा जनजाति के लोग रहते हैं। अब दोस्तों मुंडा जनजाति के जब लोग यहां पर रहेंगे तो वो अपनी भाषा कौन सी बोलेंगे? तो दोस्तों उनकी जो भाषा होगी उस भाषा का नाम होगा मुंडारी। बोलो क्या होगी? मुंडारी। तो इसका मतलब मुंडारी भाषा कहां बोली जाती है? इस छोटा नागपुर के पठार में। कहां पर? इस छोटा नागपुर का जो पठार वाला इलाका है, कौन सा? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वाला, इस इलाके में मुंडा जनजाति के लोगों द्वारा मुंडारी भाषा बोली जाती है। तो यही हमसे पूछा जा रहा था कि मुंडारी भाषा भारत के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो छोटा नागपुर के पठार में। किसमें बोली जाती है दोस्तों? तो इसका उत्तर आएगा छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार में यह भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है लोक रंग महोत्सव। कौन सा महोत्सव बताओ? लोक रंग जो महोत्सव है इसका आयोजन कौन सा राज्य करता है? ये तो बेसिक सा फैक्ट आपको याद रखना है। इसका आयोजन करता है हर साल दोस्तों मध्य प्रदेश। लोक रंग का कौन करता है? मध्य प्रदेश करता है। ठीक है, अगला, कलकत्ता में ब्रह्म समाज नामक एक सुधारवादी संगठन की स्थापना किसने की? अभी कुछ ही मॉक टेस्ट पहले ही मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको करवाया था कि सती प्रथा को रोकने के लिए, किसको रोकने के लिए दोस्तों? सती प्रथा को रोकने के लिए, है ना, सती प्रथा को रोकने के लिए आपको पता है, मैंने अच्छे से क्लास में आपको बताया था, राजा राम मोहन राय द्वारा, राजा राम मोहन रॉय द्वारा, है ना, कब? 1828 में एक संगठन की स्थापना की गई थी जिसका नाम था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज, और इसी को आगे विलय करके बड़ा संगठन बनाया गया जिसका नाम, नहीं, पहले स्थापना की थी ब्रह्म सभा की, कब? 1828 में, और इसी को आगे बनाया गया ब्रह्म समाज के रूप में, और ब्रह्म समाज की स्थापना हुई 1830 में। ठीक है, और भारत में अगर पूछे वो अंग्रेज अधिकारी गवर्नर जनरल जिसने सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाया राजा रोमन राय की कुछ बातों को मानते हुए, तो उसका नाम याद रखना है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये भी सती प्रथा को रोकने के लिए जाना जाता है भारत में, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इनके बारे में अगर थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हो तो ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है। भारत के, इससे पहले जो भी गवर्नर जनरल थे वो बंगाल के बनते थे, ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, और इन्होंने कानून बनाया था किस चीज को रोकने के लिए? सती प्रथा को दोस्तों रोकने के लिए। डन, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। अगला है भारत के संविधान के किस आर्टिकल के अंदर सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के रूप में जाना जाता है? तो आपको पता है
जो हमारा मौलिक अधिकार है, आपको पता है आर्टिकल 12 से लेकर कहाँ तक है, 35 तक है। तो उसमें आपको पता है कुछ कैटेगरीज है, जिसमें सबसे पहली जो कैटेगरी वो है आर्टिकल 13-14। तो कोई मौलिक अधिकार है नहीं, वो तो मौलिक अधिकार से रिलेटेड है कुछ ना कुछ। पर्टिकुलर जो मौलिक अधिकार है वो शुरू कहाँ से होते हैं, तो आर्टिकल 14 से लेकर सबसे पहले शुरू होते हैं, आर्टिकल 14 से लेकर कहाँ तक, 18 तक। इसको अपन बोलते हैं समानता का अधिकार। इसमें एक तरीके से इक्वलिटी की बात होती है। तो समानता के अधिकार, राइट टू इक्वलिटीज। अब सर ठीक है, उसमें अगर मैं उसके बाद बात करूं तो 19 से लेकर कहां तक, 22 तक दोस्तों, ये किसी न किसी तरीके से हमारी स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो ये सारे के सारे दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकार, इंग्लिश में बोले तो राइट टू फ्रीडम, कहां तक, आर्टिकल 19 से 22 तक। उसके बाद जो दोस्तों 23 और 24 नंबर जो हमारा आर्टिकल है फंडामेंटल राइट में, वो एक तरीके से किसी भी तरह का हमारे ऊपर शोषण ना हो, शोषण से बचाने के लिए अधिकार होते हैं, है ना। तो ये होते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध जो हमारे अधिकार राइट्स होते हैं, है ना, वो है आपके 23 और 24। फिर आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आपको पता है किसी न किसी तरीके से हमारी धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो ये होंगे आपके दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं 29 और किसकी, 30 की, तो हमारी जो भाषा, क्या दोस्तों, हमारी भाषा या हम जिसमें लिखते हैं क्या, लिपि, या एक तरीके से हमारी जो संस्कृति है, ठीक है, संस्कृति है ना, इन सब को प्रमोट करना या इन सब से रिलेटेड जो अधिकार है दोस्तों, वो है आपके आर्टिकल 29 और किसमें दोस्तों, 30 में, ठीक है। 31 है संपत्ति की स्वतंत्रता, जो अब फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी। उसके बाद आपका आर्टिकल 32, और आर्टिकल 32 तो आप अच्छे से जानते हो, बहुत बार मॉक टेस्ट के अंदर भी आपका आ चुका है, क्या बताओ, तो वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो मैंने एक मॉक टेस्ट में भी आपको बताया था कि इस आर्टिकल के तहत ही, है ना, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तरह तरह की रिट जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी कर सकते हैं, जबकि हाई कोर्ट 6 तरह की रिट जारी करता है। तो आर्टिकल 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और इसी आर्टिकल को भीमराव अंबेडकर ने हमारे संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि यही अधिकार, ये वाला आर्टिकल 32 वाला मौलिक अधिकार हमारे बाकी अन्य मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या था, इस मॉक टेस्ट में ये जो क्वेश्चन ये क्या कहना चाह रहा है कि वो जो हमारी कल्चरल जो राइट्स और हमारे जो शैक्षणिक राइट्स है, उसको बचाने के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो वो जो पेयर है वो है आर्टिकल 29 और 30 वाला। अगर आपसे पूछते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार बताओ कहां से कहां तक है, तो उत्तर आता है 19 से 22 तक। तो इस तरह से कुछ भी पूछे, मैं उम्मीद करता हूं आज के बाद आप उत्तर देने में कैपेबल हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका, ठीक है, ए, ऑप्शन ए इसका उत्तर है। नेक्स्ट अगला देखो, अगला क्वेश्चन ये है कि 1801 में जोहान विल्हेम रिटर ने किस तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की खोज की थी। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। आपको पता हो 1901 के अंदर 1901 के अंदर, ये एक्चुअल में 1801 नहीं होना चाहिए, 1901 है, ठीक है, 1901 है, 1901। तो आपको पता है 1901 से नोबेल प्राइज बांटने की क्या हुई थी, बताओ, शुरुआत हुई थी। अगर आपको पता हो तो 1901 से नोबेल प्राइज देने की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। आपने इतनी पढ़ाई की होगी। तो उसमें कितने फील्ड के अंदर, शुरू में 5 फील्ड के अंदर नोबेल प्राइज दिया जाता था। कौन सा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी नहीं बोलोगे, इसको बोलोगे मेडिसिन या फिजियोलॉजी बोलते हैं, चिकित्सा, ठीक है, 3 फील्ड हो गए। चौथा है आपका क्या, शांति बोले तो पीस, और आखिरी छठा फील्ड है साहित्य, साहित्य बोले तो लिटरेचर। आपको पता हो तो शुरू में इन 5 फील्ड के अंदर नोबेल प्राइज दिए जाते थे, और छठा फील्ड आपको पता है तो 1969 में जुड़ा, और वो है छठा फील्ड आपका कौन सा, इकोनॉमिक्स। 1969 के बाद से 6 फील्ड के अंदर नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। अब उससे ये क्यों बता रहे हो, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि 1901 से जब से नोबेल प्राइज बांटने की शुरुआत हुई थी, तो सबसे पहले बांटना मतलब देने की जब शुरुआत हुई थी, तो सबसे पहले उस साल का जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था, वो एक ऐसे व्यक्ति को मिला था जिसका नाम था, शॉर्ट में बोले तो रिटर, जिसने क्या किया था, जिसने जो हम अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ते हैं, जैसे कॉस्मिक रेज, गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, पर जिसको पैरामैग्नेटिक किरणें बोलते हैं, या इंफ्रारेड किरणें जिसको अवरक्त किरणें बोलते हैं, या माइक्रो किरणें। तो ये अलग अलग टाइप की रेज होती है जिनको अपन पढ़ते हैं इन किरणों को। उसमें से एक्सरेज की जो खोज जिस व्यक्ति ने की थी, उस व्यक्ति का नाम है रिटर। इसने किसकी खोज की थी, एक्सरेज की क्या की थी दोस्तों, इसने खोज की थी। और इनकी इसी खोज के लिए 1901 का, किसका, 1901 का फिजिक्स का क्या मिला था दोस्तों, नोबेल प्राइज मिला था।
फिजिक्स में क्या मिला था इनको दोस्तों? फिजिक्स का क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। पहला फिजिक्स का नोबेल प्राइज इन्हीं को मिला था। किसकी खोज के लिए? एक्सरेज की खोज के लिए। तो कौन सी किरणों की बात हो रही है यहाँ पर? एक्सरेज की बात हो रही है। आप तो शॉर्ट में बस इतना नाम याद रख लो, क्या? रिटर। क्या नाम था दोस्तों इनका? रिटर। आओ नेक्स्ट अगला देखते हैं। इसके बाद बोला गया कि 11वीं शताब्दी में, है ना, 11वीं शताब्दी में उन दिनों गजनी के जो महमूद थे, है ना, शासक थे, उनके अधीन गजनी और एक बोला और इलाका, एक छोटा सा ऐसा शहर था, है ना, जिस पर इन गजनी के लोगों का क्या था? शासन था। और आगे चलकर उन्होंने इस गजनी को अपने एक राज्य की पूरी राजधानी बना दिया। गजनी राज्य की राजधानी बना दिया। वो छोटा सा शहर, वो छोटा सा इलाका उस वक्त कौन सा था? तो दोस्तों इसका उत्तर आएगा अफगानिस्तान। क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा अफगानिस्तान, क्योंकि उसके बाद आपको पता इसी इलाके में इनका शासन रहा और उसके बाद फिर ये खैबर के दर्रे से होते हुए इनमें से कई इंडिया भी आते थे। नेक्स्ट आगे देखिए। इसके बाद अगर अपन बात करें तो बोला गया कि इनमें से किस प्रकार की फसलें मानसून के शुरुआत के अंदर, मानसून की शुरुआत के अंदर बोई जाती है। तो पूछा कि बताओ इसमें से कौन से टाइप की फसल है जिसको मानसून की शुरुआत के अंदर ही क्या कर दिया जाता है दोस्तों? मानसून की शुरुआत के अंदर ही इनको बो दिया जाता है। ठीक है, तो आओ देखते हैं क्या क्या कहानी नहीं है, देखते हैं। देखो आपको पता हो हम 3 तरह की फसलें पढ़ते हैं, 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स बोले तो फसलें पढ़ते हैं। कौन से 3 टाइप की फसलें? तो दोस्तों अगर 3 टाइप की फसलों की अगर मैं आपसे बात करूं तो दोस्तों एक होती है खरीफ फसलें। कौन सी? खरीफ क्रॉप्स होती है। एक होती है खरीफ। कौन सी होती है? खरीफ फसलें। ठीक है। एक होती है दोस्तों रबी क्रॉप्स, रबी फसलें। और एक होती है दोस्तों जायद फसलें। कौन सी? जायद फसलें, जायद क्रॉप्स। अब ये क्या होती है दोस्तों? खरीफ फसलें वो फसलें होती है जो जून के अंदर बोई जाती है और लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास काट ली जाती है। तो आपको इतनी बात तो पता है, इतना तो आप भी इसी धरती पर रह रहे हो, इंडिया में ही रह रहे हो। हमारे यहाँ पर मानसून कौन से महीने से आता है? मानसून भारत में प्रवेश जून महीने के अंदर करता है और लगभग सितंबर तक मानसून रहता है। तो इन मानसून के दिनों में कौन सी फसलें बोई जाती है? तो उत्तर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? खरीफ फसलें। इसीलिए चूंकि हमारे यहां पर मानसून की अवधि भी जून से अक्टूबर के बीच में रहती है और इस टाइम की बोई जाने वाली फसलों को खरीफ फसलें बोलते हैं। दैट्स व्हाई खरीफ फसलों को ही मानसून क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? मानसून क्रॉप्स, मानसून फसलों के नाम से भी इसको जाना जाता है। अरे रीजन समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि इसी दौरान मानसून आता है और इसी दौरान की फसलों को ही अपन बोलते हैं खरीफ फसलें। अब इसके एग्जाम्पल के रूप में बोलूं तो आपको पता है मानसून के दिनों में पानी हमारे को अच्छा मिलेगा बरसात का, तो वो फसलें जिनको उगने के लिए पानी अच्छी खासी मात्रा में चाहिए वो आपकी मानसून क्रॉप्स में आ जाएगी। जैसे मैंने अगर आपके सामने गन्ना बोल दिया, शुगर केन, जैसे मैंने आपके सामने कपास बोल दिया, ठीक है, जैसे मैंने आपके सामने चावल बोल दिया जिसको अपन धान भी बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है, या बाजरा भी कह सकते हैं, ये तो चलो सूखे इलाकों में, ठीक है। तो दोस्तों गन्ना, कपास, चावल, बाजरा, ये सब आपकी कैसी फसलें हैं दोस्तों? ये सब के सब आपकी कैसी है? मानसून फसलें। या आप इसमें मूंगफली ऐड कर सकते हो, ठीक है, मूंगफली इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों ये सब के सब आपकी मानसून क्रॉप्स है। तो आप बोलोगे सर तो फिर ये फसलें कौन सी होती है जिनको रबी क्रॉप्स कहते हैं? रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती है दोस्तों जो बोई जाती है लगभग आपके अक्टूबर नवंबर महीने में, और लगभग इसकी कटाई होती है आपके फरवरी से मार्च महीने के अंदर इसकी कटाई होती है। अच्छा बिल्कुल भाई साहब, कौन कौन सी फसलें आती है इसके अंदर? इसके अंदर आपकी सरसों आ जाती है, इस दौरान हम सरसों लगाते हैं। गेहूं की फसल भी इसी दौरान लगाते हैं। चने इसी दौरान उगाते हैं अपन। मटर इसी दौरान उगाते हैं, या आलू जैसी सब्जियां भी अपन इसी टाइम उगाते हैं। तो ये सब के सब दोस्तों कैसी है? रबी क्रॉप्स है। जबकि अब आपको पता मार्च से लेकर और जून के बीच का जो ये 2-3 महीने का गैप होता है, कब से कब तक दोस्तों? मार्च से लगभग मई या जून तक का जो गैप होता है, ठीक है, इस दौरान जो फसलें बोई जाती है उसमें आपकी उनको बोलते हैं जायद फसलें। इसमें आपका एग्जाम्पल के रूप में आप बोल सकते हो तरबूज या फिर खरबूज, अरे वाटरमेलन वगैरह, समझ रहे हो ना, खरबूज, ठीक है, या कद्दू वगैरह, इस टाइप की जितनी भी फसलें होती है बताओ, ये सब जो पानी वाली, जिसमें पानी की मात्रा अच्छी खासी होती है फलों में, वो सारी फसलें इसी दौरान उगाई जाती हैं। तो ये हो गए दोस्तों 3 टाइप की क्रॉप्स। अब हमारा एग्जामिनर क्या पूछ रहा था इसके अंदर कि वो फसलें कौन सी है जो मानसून की शुरुआत में बोई जाती है? तो मानसून की शुरुआत जून से होती है और जून की शुरुआत में खरीफ फसलें बोई जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मानसून क्रॉप्स बोलते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? खरीफ फसलें।
कौन सी फसलें? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा खरीफ फसलें। तो मैं उम्मीद करता हूं इस टाइप का क्वेश्चन अब आ जाएगा रबी, खरीफ और जायद पर, तो आप आज के बाद गलत नहीं करोगे। तो उत्तर आ जाएगा दोस्तों खरीफ फसलें। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, विश्व का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब कौन सा है ना? क्या पूछ रहा है? विश्व का दूसरा ना सबसे पुराना क्रिकेट क्लब कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का दूसरा सबसे पुराना जो क्रिकेट क्लब है वो है आपका कलकत्ता वाला, जिसको 1792 में स्थापित किया गया था, है ना? ये वर्ल्ड का तो दूसरा है, भारत का सबसे पुराना यही क्रिकेट क्लब है कलकत्ता वाला। कलकत्ता में स्थापित हुआ था, इसलिए इसका नाम है कलकत्ता क्रिकेट क्लब। और वर्ल्ड का पूछे तो कई बुक के तो कई मैंने देखा गूगल साइट्स वगैरह एमसीसी बता रही है, लेकिन ज्यादातर बता रही है आपकी हैमिल्टन करके एक जगह है ना? हैमिल्टन जो आपका क्रिकेट क्लब है, जो अंग्रेजों का है, हैमिल्टन क्रिकेट क्लब, ये अंग्रेजों का सबसे पुराना आपका क्या है? सबसे पुराना क्रिकेट क्लब है। इसकी स्थापना लगभग 1760 के आसपास हुई थी, जबकि कोलकाता वाला क्रिकेट क्लब 1792 के अंदर स्थापित किया गया था। ये कलकत्ता वाला वर्ल्ड का तो दूसरा सबसे पुराना है, जबकि भारत का सबसे पुराना। आओ नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि जो पश्चिमी विक्षोभ है, आपको आपने अगर अपने ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में जो हमारा मानसून या बारिश से रिलेटेड अगर टॉपिक पढ़ा हो तो आपको पता हो विक्षोभ मतलब क्या होता है? बादल। तो पश्चिम के अंदर, है ना? पश्चिम के अंदर दोस्तों अगर आप वर्ल्ड का मैप देखोगे तो वर्ल्ड के मैप में जो अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों, कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप, और उसके ऊपर दोस्तों जो यूरोप है, इसके बीच में एक पानी है दोस्तों, जिसको अपन जानते हैं भूमध्य सागर के नाम से। किसके नाम से? भूमध्य सागर के नाम से, है ना? जिसको अपन बोलते हैं मेडिटेरियन सी। और यहाँ कहीं अपना क्या है दोस्तों? इंडिया है। यहाँ कहीं इंडिया है, और ये इंडिया का दोस्तों इधर वाला जो मरुस्थल वाला इलाका है, ये इंडिया के किस हिस्से में? उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में। तो कभी कभी आपको पता है यहां पर कुछ बादल बनते हैं, मानसून विंड्स बनती है, और वो आपको पता है सर्दियों के अंदर खास करके भारत के इस उत्तर पश्चिमी इलाके के अंदर बारिश करती है, और इसी को अपन बोलते हैं क्या? पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिम में ना, पश्चिम में बादल बनते हैं, बादलों को विक्षोभ बोलते हैं। तो अभी शॉर्ट में समझा रहा हूं, बाकी अच्छे से टॉपिक है ये, लेकिन मैं अभी शॉर्ट में समझा रहा हूं। तो भारत में जो सर्दियों में बारिश होती है वो दोस्तों इसी पश्चिमी विक्षोभ बोले तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट कहां होता है? सबसे पहले मेडिटेरियन सी बोले तो भूमध्य सागर, जो कि अफ्रीका और यूरोप कॉन्टिनेंट के कहां है? बीच में। तो क्या है? पश्चिमी विक्षोभ डैश के लिए उत्तरदायी है। तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में जो सर्दियों में बारिश होती है उसके लिए दोस्तों ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो क्या है? रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट अगला देखो, अगला क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो दोस्तों मैंने पहले भी आपका इसी टाइप का मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। क्लासिकल डांस मैंने आपको क्लास में बताया कितने होते हैं? 8 होते हैं शास्त्रीय नृत्य। उसमें से मैंने आपको एक बताया था कथक, जो कि कहाँ का है? यूपी का। जबकि कथकली कथकली कहाँ का है? केरल का है। ये मैं बता चुका हूँ। फिर मैंने आपको उस दिन क्लास में ये भी बताया था कि जितने भी महाराज वाले ये आ जाए ना, वो सब के सब चिपका देना। बताओ ना, भानुजी महाराजन, बिरजू महाराजन, ये सब के सब डांसर का संबंध किससे? कथक से। कथक नॉर्थ इंडिया यूपी से इसका संबंध होता है, और इसका नाम कथक इसलिए पड़ा है क्योंकि इस डांस के अंदर एक स्टोरी को कहा जाता है, एक कथा का वाचन। एक तरीके से ऐसा लगता है कोई कथा सुना रहा, कहानी सुना रहा, तो कथा से वर्ड बना कौन सा? कथक। तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे दोस्तों? इनका संबंध है कथक नृत्य से। और कथक नृत्य भारत के किस हिस्से से संबंध रखता है? तो दोस्तों यूपी से रखता है। क्लियर है? बाकी जितने भी ऐसे महाराज वाले आ जाए, बिरजू महाराज, भानुजी महाराज, इन सब का संबंध इस कथक से है। नेक्स्ट अगला देखो। इसके बाद बात करें तो दोस्तों पूछना चाह रहा है कि भारतीय रेलवे की शुरुआत, है ना? क्या बोलना चाह रहा है बताओ? कि भारतीय रेलवे की दोस्तों जो शुरुआत हुई, किसकी शुरुआत हुई दोस्तों? भारतीय जो रेलवे की शुरुआत हुई है, ये पूछना चाह रहा है बताओ कि भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई है? तो आओ देखते हैं इसके अंदर क्या है, क्या कहानी नहीं है। देखो दोस्तों, भारतीय रेलवे की जो शुरुआत हुई वो हुई 1853 के अंदर। 1853 के अंदर मैं आपको एक जगह बताता हूँ। एक जगह पड़ती है बोरी बंदर। क्या जगह पड़ती है दोस्तों? एक जगह पड़ती है बोरी बंदर, और ये वर्तमान कहाँ पर है दोस्तों? बॉम्बे में। वर्तमान बॉम्बे में। यहीं से महाराष्ट्र में आगे एक जगह पड़ती है, इसका नाम है थाने। महाराष्ट्र का एक जिला है थाने। तो भारत में जो पहली रेल लाइन बिछाई गई थी, है ना, जहां पर रेल चलाई गई, वो है दोस्तों महाराष्ट्र में ही बोरी बंदर से थाने, या कई बार अपन बोल देते हैं बॉम्बे से थाने के बीच में ये चलाई गई थी दोस्तों। कब? 1853 में। 1853 में। और ये जो डिस्टेंस थी दोस्तों, ये लगभग थी आपकी 34 किलोमीटर। तो भारत में जब सबसे पहले रेल चलाई गई थी वो कितने किलोमीटर के लिए चलाई गई थी, या रेल लाइन बिछाई गई थी कितने किलोमीटर की दोस्तों? 34 किलोमीटर की। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे दोस्तों क्या है और क्या कहानी नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? अरे डन है क्या? है ना? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने को एकदम अच्छे से आनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं इसमें आपको 1% भी दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है? ओके, चलो अब देखते हैं आगे क्या है क्या कहानी नहीं है। अगला है जो पंखीड़ा गीत है, वो कहाँ के किसानों द्वारा खेतों में काम करते समय गाया जाता है? तो पंखीड़ा, तो जो लोग मारवाड़ी बोलते हैं उनको अच्छे से पता है कि हमारे यहाँ पंखीड़ा किसको? पक्षियों को बोलते हैं कि पंखीड़ा भाई मेरा मैसेज यहाँ से वहाँ पहुँचा, इस तरीके से काम करते करते बोल देते हैं, है ना?
तो पंखेड़ा पक्षियों के लिए यहाँ वर्ड यूज हुआ है। और ये मारवाड़ी भाषा, मारवाड़ी कहाँ की है बताओ? राजस्थान की। तो एक्चुअली पंखेड़ा गीत कहाँ के किसानों का है बताओ? राजस्थान के किसानों द्वारा गाया जाता है। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन होगा, जो राजस्थान है उनको तो अपने आप ही लैंग्वेज से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगला देखो, अगला क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो ग्लूकोज की है ना एक स्ट्रक्चर होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है ना, जिसका नाम होता है आपका होता है पायरानोज स्ट्रक्चर। वाई इज द 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कॉल्ड अ पायरानोज स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ग्लूकोज समझते ना, फॉर्मूला याद है ना, C6H12O6। ये ग्लूकोज का क्या होता है? फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज एक क्या है बताओ? सिंपल शुगर है, आपकी शर्करा है, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो बोला जा रहा है क्यों ऐसा क्यों होता है कि जो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, उसको अपन पायरानोज स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं? तो पायरानोज स्ट्रक्चर इसलिए कहते हैं क्योंकि पायरानोज की जो संरचना होती है उसके अंदर भी कितने अणु होते हैं? 6। उसमें एक तो होता है आपका ऑक्सीजन का और 5 होते हैं कार्बन के, लेकिन ओवरऑल कितने उसमें अणु होते हैं? 6 होते हैं। और ग्लूकोज का जो अपन साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें भी अपन कितनी चेन बनाते हैं बताओ? इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए कितनी बनाते हैं बताओ? 6। तो इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा पायरन एक चक्रीय कार्बनिक यौगिक है ना, जिसमें क्या होता है बताओ? जिसमें एक ऑक्सीजन का परमाणु होता है और 5 कार्बन के परमाणु होते हैं। और वही चीज अपने को दिखती है किसमें? दिखती है पायरानोज स्ट्रक्चर के अंदर भी। तो उसमें भी 6 और ग्लूकोज के फॉर्मूले में यहाँ पे कितना बनता है बताओ? 6। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी इस सवाल का उत्तर है। नेक्स्ट आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना है ना किस लागत पर की जाती है? तो अपन वैसे ही जानते हैं, आपके इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, अपन जो अपनी जो राष्ट्रीय आय मेन रूप से अपन क्या बोलते हैं उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? NNP/FC। तो हमारी राष्ट्रीय आय की गणना किस पर करते हैं? FC पर। NNP तो एक मॉक टेस्ट में मैंने बताया था ना, हमारी राष्ट्रीय है ही क्या बताओ? NNP/FC। तो NNP तो हमारी राष्ट्रीय आय है और उसकी गणना हम करते हैं FC बोले तो किस पर? फैक्टर कॉस्ट पर। इसीलिए हमारी राष्ट्रीय आय को अगर शॉर्ट में बोलना हो तो हमारी राष्ट्रीय आय या किसी भी देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है? NNP/FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो राष्ट्रीय आय की गणना किस पर की जाती है? फैक्टर कॉस्ट बोले तो कारक लागत पर की जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, आज की क्लास का जो अगला क्वेश्चन है वो ये कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अभी हाल ही में किस संगठन ने इसको रिलीज करने में इसकी मदद की या पहल की है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ये एक फैक्ट है, इसका हाल ही में जो इनिशिएटिव लिया गया दोस्तों इस रिपोर्ट को जारी करने में, वो किसका दोस्तों? टाटा ट्रस्ट का है। किसका है? टाटा ट्रस्ट का है। नेक्स्ट आगे देखो, अगला ये कि जब MS ऑफिस 2016 में एक नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया जाता है तो डॉक्यूमेंट को डिफॉल्ट टेक्स्ट साइज वो जो जितना भी डिफॉल्ट मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट तो समझते ना, कोई भी जनरली जो भी अपन फाइल तैयार करें तो उसका बेसिक जो टेक्स्ट साइज होता है वो टेक्स्ट साइज कितने पॉइंट का होता है दोस्तों? तो वो 11 पॉइंट का होता है। कितने पॉइंट का होता है? टेक्स्ट जो अपन लिख रहे हैं उसका बेसिक जो साइज होता है कितना होता है दोस्तों? वो 11 पॉइंट का होता है। नेक्स्ट अगला, भारतीय फुटबॉल टीम अपने पहले ज्ञात आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर किस वर्ष में गई थी? दोस्तों भारत ने सबसे पहला इंटरनेशनल टूर 1924 के अंदर किया था, ब्रिटेन के साथ। किसके साथ किया था दोस्तों? है ना, ब्रिटेन के साथ अपना है ना फर्स्ट ओवरसीज बोले तो फॉरेन टूर किया था। कब? 1924 के अंदर भारतीय फुटबॉल टीम ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, अगला यह है कि इसमें कौन सा एक ऐसी संगीत रचना है जो मधुर भक्ति के माध्यम से भक्ति के अंदर अपने आप को हमको बिजी करती है? तो वो जो संगीत रचना है दोस्तों उसका नाम है पदम। ये तो एक फैक्ट है, याद रखना पड़ेगा। पदम एक तरह की वो एक संगीत का रूप होता है जो हमें एक भक्ति भाव के अंदर और अपने आप को क्या करती है? बिजी करने में मदद करती है। नेक्स्ट अगला देखो, अगला है इसमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? अब ये तो बहुत इजी सा क्या घटिया सा क्वेश्चन पूछ लिया है। ये तो शायद इससे पहले वाले किसी मॉक टेस्ट में मैंने आपको सॉल्यूशन कराया था। इनपुट तो मतलब जहाँ से चीज़ अंदर की तरफ कंप्यूटर में जहाँ से कोई चीज़ अंदर की तरफ मैसेज जा रहा है, तो कीबोर्ड से तो चीज़ अंदर की तरफ जा रही है ना, प्रिंटर में क्या चीज़ बाहर आ रही है, कोई भी हार्ड कॉपी वगैरह, स्पीकर में आवाज़ बाहर आ रही है, मॉनिटर में जो आपका दृश्य है वो दिख रहा है आपको, हमारी तरफ आउटपुट आ रहा है, लेकिन कीबोर्ड में चीज़ें हमारी तरफ से अंदर जा रही है जो हम टाइप करना चाह रहे हैं। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। अगला है कि अभी हाल ही में एक व्यक्ति जिनका नाम है इस्माइल हनीय, जिनका हाल ही में ईरान में हत्या कर दी गई है। तो अगर आपसे पूछा जाए वो कौन थे दोस्तों, तो आपको पता हो तो एक बहुत ही फेमस अभी इजराइल और फिलिस्तीन, इजराइल का एक छोटा सा हिस्सा है फिलिस्तीन, उसके बीच में संघर्ष है और फिलिस्तीन के ही कुछ संगठन है दोस्तों जो फिलिस्तीन को आज़ाद कराना चाहते हैं। किससे? इजराइल से। तो एक संगठन है जिसका नाम है हमास, जो एक तरीके से आतंकवादी संगठन भी बोल सकते हैं उसको। तो उसने क्या कर रखा है बताओ? वो चाहता है कि वो फिलिस्तीन को आज़ाद करवा दे। किससे बताओ? अलग कर दे। किससे? इजराइल से। इजराइल ऐसा होना नहीं देना चाहता है। तो
अभी आपको पता हो तो बीच में इजराइल पर इसी हमास संगठन ने भयंकर है ना रॉकेट लॉन्च करके और यहाँ के बहुत से लोगों को मारा था और इजराइल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो बदले में ईरान ने भी यहाँ पर एक तरीके से हथियारों से लैश होकर अब बहुत सारे बॉम्बिंग वगैरह की, बॉम्ब बम्बार्डमेंट वगैरह की, बहुत सारे बॉम्ब वगैरह यहाँ पर फोड़े, रॉकेट वगैरह लॉन्च किए, तो हमास को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाया। और साथ साथ में क्या किया इजराइल ने, हमास का एक फेमस लीडर था जिनका नाम था क्या, इस्माइल हानिये, इसको भी मार गिराया किसने, इजराइल ने। तो ये कौन थे दोस्तों, इस्माइल हानिये, ये हमास के एक राजनीतिक क्या थे दोस्तों, प्रमुख थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। अगला है कि चौथा जो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन हुआ है 2024 में, इसका आयोजन कहां किया गया दोस्तों, तो इसका आयोजन किया गया दोस्तों भोपाल मध्य प्रदेश में। फैक्ट है, याद रखना पड़ेगा आपको। अगला, पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था, होगा क्या, अब तो हो गया। तो देखो अब इसका क्या है, मैं आपको एक छोटी चीज बताता हूं, जरा इधर देखो। अभी दोस्तों जो पेरिस ओलंपिक हुआ है, कौन सा ओलंपिक हुआ दोस्तों, जो दोस्तों पेरिस ओलंपिक हुआ है, पहली बात तो याद रखना, ये कौन से नंबर का ओलंपिक था, ये 33rd नंबर का क्या था दोस्तों, ओलंपिक था। फर्स्ट अगर आपसे पूछा जाए ओलंपिक, जो दुनिया का सबसे पहला ओलंपिक गेम हुआ था, वो दोस्तों कहाँ हुआ था, तो वो ग्रीस देश की जो राजधानी है एथेंस शहर है, वहां पर हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1896 में, 1896 के अंदर हुआ था। और उसके बाद अभी जो 2024 के अंदर जो दोस्तों पेरिस के अंदर ओलंपिक हुआ है, वो दुनिया का कौन सा नंबर का ओलंपिक है दोस्तों, 33rd नंबर का, 33वें नंबर का क्या है, ओलंपिक है। ठीक है, अब अपने को बाकी चीज़ों से तो मतलब नहीं। तो जब दुनिया के अलग अलग देशों ने इसमें हिस्सा लिया, तो इंडिया ने भी हिस्सा लिया, हाँ बिल्कुल लिया। तो याद रखना, जब भी ये गेम स्टार्ट होते हैं तो सब देश आते हैं, उनके जितने भी प्लेयर्स आते हैं वो परेड करते हुए चलते हैं, और उनमें से कोई एक व्यक्ति होता है जो उस देश का झंडा उठा के आगे ऐसे चलता है। तो ये परेड 2 टाइम होती है, एक होती है इस गेम के ओपनिंग के टाइम, और एक बार जब ये गेम खत्म हो जाता है उस टाइम। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया की तरफ से उस ध्वज का वाहक कौन बना, फ्लैग बेरियर कौन बना। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है ओपनिंग के टाइम, और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है एंडिंग, समापन के टाइम। तो दोस्तों अगर 2024 के ओलंपिक में भारत की तरफ से अगर हम ध्वजवाहकों की बात करें, ध्वजवाहक जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैग बियरर, और अपन बात कर रहे हैं सभी देशों की नहीं, अपने को इंडिया से मतलब है। तो इसमें क्वेश्चन एक तो ये बनता है कि ओपनिंग के टाइम, जब ओलंपिक गेम की शुरुआत हुई थी ओपनिंग के टाइम, उस समय फ्लैग बियरर किसने किया, और क्लोजिंग के टाइम है ना ध्वज का वहन किसने किया। तो ओपनिंग के टाइम तो दोस्तों किया था हमारी बहुत ही फेमस बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु ने, ये याद रखना है, किसने किया था, पीवी सिंधु ने। और एंडिंग के टाइम दोस्तों हमारे ध्वज का जो ध्वजवाहक बनी थी, वो बनी थी दोस्तों मनु भाकर, बहुत ही फेमस खिलाड़ी है, इस बार उन्होंने शूटिंग के अंदर 2 मेडल जीते हैं, मनु भाकर दोस्तों, मनु भाकर। तो मनु भाकर और पीवी सिंधु, ओपनिंग का पूछे तो पीवी सिंधु और क्लोजिंग का पूछे तो मनु भाकर। अपने इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्लोजिंग का, तो उत्तर क्या आएगा, मनु भाकर, और ओपनिंग का पूछते तो फिर उत्तर अपन करते पीवी सिंधु। चलो थोड़ा सा मैं आपको और इस ओलंपिक के बारे में बता देता हूं, कुछ पॉइंट्स मैंने पहले लिख दिया था कि अपना टाइम वेस्ट ना हो। इस बार दोस्तों अगर अपन बात करें तो इस बार का जो 33rd ओलंपिक है, उसमें इंडिया की कौन सी रैंक लगी है, तो दोस्तों इंडिया की 71वीं रैंक लगी है। इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते दोस्तों, इंडिया ने 6 मेडल जीते। क्या उसमें कोई गोल्ड है, बिल्कुल नहीं, इस बार एक भी गोल्ड नहीं है। पिछली बार तो टोक्यो ओलंपिक में फिर भी अपन एक गोल्ड जीता था, नीरज चोपड़ा ने, इस बार तो कोई गोल्ड नहीं है। सिल्वर मेडल, हाँ एक सिल्वर मेडल है, वो नीरज चोपड़ा ने इस बार सिल्वर मेडल जीता है ना, जैवलिन थ्रो में, भाला फेंक में। और अगर आपसे पूछा जाए ब्रॉन्ज मेडल, हाँ तो 5 हमने ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक जीते हैं। तो एक सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल, कुल मिला के 6 मेडल जीते, और इंडिया की रैंक है 71st। तो फर्स्ट रैंक किसकी है, तो दोस्तों इस बार फर्स्ट टॉप पे रहा है दोस्तों यूएसए, अमेरिका, जिन्होंने टोटल 126 मेडल जीते हैं, उसमें से 40 गोल्ड है। सेकंड नंबर पे दोस्तों रहा है चाइना, और थर्ड नंबर पे दोस्तों रहा है जापान, और अपने इंडिया की रैंक लगी है 71st। आओ कुछ फैक्ट्स देखते हैं जो ऑलरेडी मैंने लिखवा रखे हैं इसमें। तो दोस्तों अगर बात करें फर्स्ट रैंक पे इस बार कौन रहा है, अमेरिका रहा है, जिसने गोल्ड कितने जीते अगर आपसे बोला जाए तो 40 है ना। और अगर आपसे पूछा जाए सिल्वर कितने जीते हैं तो 44, और अगर आपसे पूछा जाए ब्रॉन्ज मेडल कितने जीते हैं इसने, तो दोस्तों जो ब्रॉन्ज मेडल है वो आपके जीते हैं 42 है ना। ब्रॉन्ज बोले तो कांस्य पदक, कौन सा पदक, कांस्य पदक, ठीक है। और सिल्वर मेडल बोले तो रजत पदक है ना, कौन सा, रजत पदक। और गोल्ड मेडल तो आप जानते हो कौन सा पदक बताओ, स्वर्ण पदक। अब सुनो, देखो वैसे गोल्ड मेडल अगर देखें तो 40 ही अमेरिका ने, यूएसए ने जीते, और 40 ही चाइना ने, लेकिन फर्स्ट पे यूएसए क्योंकि ओवरऑल मेडल इसके कितने 126 है, जबकि चाइना के कितने 91 है। यस, ये टैली तो आपको एग्जैक्ट याद रखनी पड़ेगी, अमेरिका के भी तीनों याद रखने पड़ेंगे, तीनों नहीं तो कम से कम ये तो याद रखो इस बार अमेरिका ने गोल्ड कितने जीते 40, और ओवरऑल कितने जीते 126।
सेकंड नंबर पे, नंबर तो याद रखना किसने, चाइना ने, और थर्ड नंबर पे कौन है, जापान। बाकी याद नहीं रखो तो चाइना का भी गोल्ड मेडल वाला जरूर याद रख लेना, और ओवरऑल वाला याद रख लेना 91। जापान का कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना थर्ड नंबर पे। इंडिया का तो एग्जैक्ट रैंक भी याद रखनी, कौन सी है, 71st, गोल्ड एक भी नहीं, और ब्रॉन्ज बोले, सॉरी सिल्वर बोले तो एक, और ब्रॉन्ज कांस्य पदक बोले तो कितने, 5, ओवरऑल इस बार अपन ने कितने मेडल जीते, 6। अब सवाल पैदा होता है ये हमने जो 6 मेडल जीते कौन कौन है। तो दोस्तों इन 6 मेडल में से 2 तो मनु भाकर ने जीते हैं। एक तो मनु भाकर ने अपना अकेले 10 मीटर, यहाँ से जहाँ से खड़ी वहाँ से 10 मीटर दूर पर उनका टारगेट था, वहाँ पर उन्होंने शूट किया और उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। दूसरा मनु भाकर ने इंडिविजुअल नहीं जीता है, एक गेम होता है मिक्स, उसमें एक लड़का भी होता है और लड़की भी होती है, तो मिलकर फिर उनके पॉइंट काउंट होते हैं। उन्होंने मिक्स इवेंट के अंदर भी दोनों ने मिलकर, दोनों कौन, मनु भाकर और एक है सरबजोत सिंह, उन लोगों ने मिलकर क्या कौन सा मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो 2 तो लोग ये हो गए। उसके बाद अगर अपन देखें तो एक अपने अमन सहरावत हो गए, जिन्होंने जीता किसके अंदर, कुश्ती के अंदर जीता है, 57 kg का जो उनका कैटेगरी थी उसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उसके अलावा अगर अपन बोले तो फिर आपके हैं एक व्यक्ति जिनका नाम है स्वप्निल कुसाले, और इन्होंने एक्चुअल के अंदर वही शूटिंग के अंदर 50 मीटर शूटिंग के अंदर इन्होंने जीता है आपका, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो दोस्तों इन 6 में से 5 तो हमने जीते ब्रॉन्ज। तो आप तो बस एक याद रखना, किसका, नीरज चोपड़ा का भाला फेंक में क्या है बताओ, सिल्वर मेडल है। बाकी किसी का भी नाम पूछे सबका क्या चिपका देना है, ब्रॉन्ज। लेकिन अब नाम तो याद रखना, उन 5 का नाम तो देखो याद रखना पड़ेगा। एक है मनु भाकर, एक है आपके, एक तो मनु भाकर को अकेले को मिला है 10 मीटर एयर पिस्टल में, एक मनु भाकर के साथ सरबजोत सिंह, इनको भी 10 मीटर में, लेकिन ये मिक्स वाला इनका गेम था, इसमें इनको मिला है। तो एक मेडल ये अकेले जीते हैं और एक मेडल ये सरबजोत सिंह के साथ जीती है, तो 2 मेडल तो ये हो गए। तीसरा मेडल जीता है स्वप्निल कुसाले ने, है ना, 50 मीटर राइफल के अंदर ब्रॉन्ज मेडल। चौथा मेडल जीता हमारी इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, ये टीम टूर्नामेंट था। और अमन सहरावत ने कुश्ती में 57 kg वाली कैटेगरी के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और बाकी नीरज चोपड़ा तो आप जानते हो, उन्होंने एक सेकंड, नीरज चोपड़ा ने, यहाँ मैंने लिख दिया, इसको सही करते हैं अपन एक बार। नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है एक्चुअल में दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है ना, रजत पदक, सिल्वर मेडल जीता। तो ये हो गया आपके, क्लियर है क्या। तो मैं उम्मीद करता हूं इसमें आपको 1% भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। डन है, ओके है, चलो आओ देखते हैं क्या क्या कहानी नहीं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, अगला हमारे मॉक टेस्ट का आज का आखिरी क्वेश्चन है। 2024 का, इस बार जो भी पेरिस ओलंपिक हुआ उसमें टेनिस में जो सिंगल टूर्नामेंट होता है उसमें इस तरफ एक लड़का, सामने भी एक लड़का, जो मेंस सिंगल है वो किसने जीता दोस्तों, तो वो जीता है नोवाक जोकोविक ने। कहाँ के रहने वाले हैं ये दोस्तों, ये रहने वाले हैं यूरोप का एक देश है सर्बिया, वहाँ के रहने वाले हैं, और ये बहुत फेमस है, आपको पता हो तो। आज की तारीख में इनके पास खास बात क्या है दोस्तों, खास बात ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जो होते हैं ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, आपका विंबलडन ओपन, है ना, ये आपने नाम सुना फ्रेंच ओपन, तो सबसे ज़्यादा ऐसे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने का रिकॉर्ड किसके पास है, इन्हीं के पास है, नोवाक जोकोविक। और इस बार वाला पेरिस ओलंपिक भी इन्होंने ही जीता है दोस्तों, किसने, नोवाक जोकोविक ने जीता। कहाँ के रहने वाले हैं, सर्बिया के रहने वाले। तो दोस्तों आज के इस मॉक टेस्ट का अपन ने सॉल्यूशन देखा, सारे आंसर देखे सब क्वेश्चंस के, जिसमें जहाँ थोड़ा कुछ अच्छा एक्सप्लेन करने लायक था उसको मैंने क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन करके भी बताया। तो इसी के साथ दोस्तों आज का अपन मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं। अपन मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन जो आपका नेक्स्ट पेपर का होगा उसमें। तो थैंक यू सो मच, अच्छे से आप पढ़ते रहिए।